अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शंस को, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जब होस्ट के पास आना है उसने किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह उसकी बॉडी में एंटर होना है, फिर किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करनी है, सारे पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस और इन्फेक्शन है, इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। पैथोजेनिक हम वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो डिजीज़ कॉजिंग है। ठीक है, और पैथोजेनिसिटी हम कहेंगे एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज़। ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज़ अगर एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पैथोजेनिक डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द होस्ट। ठीक है, यानी कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी होस्ट के साथ अटैच होगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, और वो होस्ट जो सेल है उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे भी अटैच हो सकता है। एक्सटर्नल सरफेस पे हमारे पास आती हैं, स्किन आ जाती है, और आइज़ के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल सर्फेसिस के थ्रू अटैच हो सकते हैं होस्ट सेल में, और मतलब इन्वेड कर सकते हैं वहाँ से, और एक्सटर्नल सरफेस के बाद वो वहाँ से फर्दर इंटरनल सरफेसेस अंदर टिश्यूज़ वगैरह में इन्वेड कर जाएंगे और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल सरफेसेस हैं उसमें आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूटीआई वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह। ठीक है, वायरुलेंस फैक्टर्स ऐसे एजेंट्स या आर्मी ऑफ वेपन्स, ठीक है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास होती है जो कि डिजीज़ कॉज करती है। और एक होस्ट ने अगर वो सरवाइव करना है, ठीक है, तो उससे उन वायरुलेंस फैक्टर के ख़िलाफ़ कुछ मैकेनिज़म्स लेने पड़ेंगे जो कि डिफेंस मैकेनिज़म्स कहलाते हैं, और वो हम नेक्स्ट चैप्टर 233 में पढ़ेंगे। ठीक है, होस्ट को ज़रूरी होता है कि वो उन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से इरेडिकेट करे, रिमूव करे, या उन्हें किसी तरह किल करे। ठीक हो गया। हम यहाँ पे इन्फेक्शन के कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। फुलमिनेटिंग ऐसी इन्फेक्शन जो कि सडनली होती है लेकिन बहुत स्फेयर इंटेंसिटी के साथ। लोकलाइज्ड ऐसे इन्फेक्शन के जहाँ पे जिस एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्वेड किया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है कि उसी सरफेस पे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है तो किसी तरह का फोड़ा बन जाएगा, फिंसी बन जाएगी, दाना बन जाएगा। ठीक है, और वो वहीं पे लोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखेंगे फर्दर लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस की। जनरलाइज्ड में क्या होता है कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया है, इन्वेड किया है, वहाँ से फर्दर पूरी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है, जनरलाइज्ड होती है। मिक्सचर पॉलीमाइक्रोबियल में एक से ज़्यादा काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन को देख लेते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन ऐसी इन्फेक्शन है कि जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट पे अटैक करेगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उससे कम कर देगा। ठीक है, डिज़ीज़ के फाइट करने की रेजिस्टेंस उसे कम कर देगा, और डिज़ीज़ कॉजिंग चांसेस जो हैं उन्हें ज़्यादा कर देगा। ठीक है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करेगा कि वो फर्दर आकर उसमें इन्वेड कर जाएँ उस होस्ट में। ठीक है, और रास्ता देगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसमें एग्जांपल आती है वायरल इन्फ्लुएंजा की। सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़ाहिर बात है जो प्राइमरी के बाद होगी वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन किस तरह से होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गई थी, डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी उस होस्ट की ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी। और इसमें एग्जांपल आती है निमोनिया की, कि अगर वायरल इन्फ्लुएंजा, किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे निमोनिया भी हो जाएगा। एक और टाइप आती है सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस की। ये ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं कि इसमें हमें कोई किसी भी तरह के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते उस होस्ट में। ठीक है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्वेड किया होता है, उस बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें किसी भी तरह के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। जिस तरह के कोविड के केस में हमने देखा था कि अगर किसी घर में कोविड हुआ है बहुत से लोगों को, तो एक ना एक बंदा ऐसा ज़रूर था कि जिससे कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, तो वो क्या रीज़न थी कि वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन थी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोविड किसी को हुआ ही ना हो। लाइक ऑलमोस्ट हर एक बंदे को कोविड हुआ है, लेकिन जैसे सिम्टम शो नहीं हुआ है तो वो क्या है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है। पैथोजेनिसिटी है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी डिजीज़ कॉज करने की। पैथोजेनिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं वायरुलेंस के थ्रू। ठीक है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी को हम कहते हैं वायरुलेंस। आगे वायरुलेंस को हम किस तरह मेजर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कितना वायरुलेंट है कितना नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म लीथल डोज, LD, लीथल
डोज़, ये एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की डोज़ है, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही की बात कर रहे हैं कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितना वायरुलेंट है, कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने ज़्यादा वायरुलेंट है और कितनी डिज़ीज़ कॉज़ करेंगे। हमारे पास 2 तरह की लीथल डोज़ेज़ होती हैं, एक LD50 है इस बुक पे और एक LD100 है, ठीक है? इसे MLD भी कहते हैं, मिनिमम लीथल डोज़। अब LD50 इसे 50 इस वजह से कहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उतनी अमाउंट है जितने 50% सेल्स को या 50% एनिमल्स को किल कर देगी, और LD50 50% एनिमल्स को किल कर देगी और LD100 100% एनिमल्स को, यानी कि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं इससे किल हो जाएंगे। एनिमल्स यानी कि होस्ट सेल। और लीथल डोज क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? यानी कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हम कितने यूज़ करें और वो कितने होस्ट सेल्स को या कितने एनिमल्स को किल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं LD जो है लीथल डोज, वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ टॉक्सिन्स भी हो सकता है, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ टॉक्सिन्स, या नंबर ऑफ कह सकते हैं कि डोज, कितनी डोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कितनी डोज कितने परसेंट एनिमल्स को किल करेगी, वो LD होता है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं LD50 की एग्जांपल लूँ तो मेरे पास सपोज 2 तरह के स्ट्रेन है पैथोजेनिक, एक एक्स स्ट्रेन है और एक वाई स्ट्रेन है। एक्स स्ट्रेन मैं कहती हूँ कि ये 10 सेल्स को किल करता है, 10 एनिमल्स को किल करता है, और वाई की मैं बात करती हूँ कि 100,000 एनिमल्स को किल करता है, ठीक है? अब LD50 डोज थी तो इसने किल कर दिए 50% और इसने भी किल कर दिए 50%। लेकिन अब मैंने देखना है कि कौन सी वाली डोज जो है एक्स स्ट्रेन ज़्यादा वायरलेंट है या वाई स्ट्रेन ज़्यादा वायरलेंट है, कि ये किसने ज़्यादा डेथ कॉज की है। तो अब मैं अगर 10 को डिवाइड करूँ 100,000 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10,000, ठीक है? तो यानी कि मेरे पास जो एक्स स्ट्रेन है वो ज़्यादा वायरलेंट है एज़ कम्पेयर टू वाई स्ट्रेन। किस तरह से? कि एक्स की बहुत थोड़ी अमाउंट है, सिर्फ 10 सेल्स थे मेरे पास, 10 पैथोजेनिक स्ट्रेन्स थे, और यहाँ पे मेरे पास 100,000 पैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं, ठीक है? तो इसकी बहुत थोड़ी अमाउंट ने इतने ज़्यादा एनिमल्स किल कर दिए, 50% किल कर दिया, और इसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट ने सिर्फ 50% किल किया। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन हुआ, ज़्यादा वायरुलेंट कौन हुआ? एक्स स्ट्रेन। इन्फेक्शन की आती है डेफिनेशन, इज़ द मोस्ट इंटीमेट वे विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज डिजीज़, ठीक है? ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट पर आकर अटैच होता है, ठीक है? वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ग्रो करता है और उसे डैमेज करता है। ये सारे इन्फेक्शन के वाले अच्छे से आपने 4 पॉइंट्स देख लेने हैं। अगर ये पॉइंट्स किसी होस्ट में देखने को नहीं मिलते यानी कि वो इन्फेक्शन नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम की, ठीक है? कि हम इससे जो डिजीज़ कॉज होती है बॉटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग, वो एक इन्फेक्शन नहीं है माइक्रोबियल एडहेरेंस को, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने होस्ट के ऊपर अटैच किस तरह से होना है। सबसे पहले तो अगर किसी स्किन पे किसी तरह का वूंड है, कोई ज़ख्म हुआ हुआ है, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से इजीली एंटर होकर अटैच हो सकता है एपिथेलियल सेल्स और फर्दर बॉडी में इन्वेड कर सकता है। और फिर आता है किसी तरह का आर्थ्रोपोड, सपोज मॉस्किटो है, कोई वेस्प है, ठीक है? उसके थ्रू अगर वो ह्यूमन को बाइट करती है तो उसके स्टिंग के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में एंटर हो जाएगा, जिसमें प्लाज्मोडियम देखते हैं, ठीक है? प्लाज्मोडियम एग्जांपल जैसे मलेरिया कॉज हो जाता है। मैं नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिज्म, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जो बॉडी पे ऑल टाइम लाया करते हैं, लाइक हमारी स्किन पे हर टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं लाखों की तादाद में, उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। लाइक वो किसी भी तरह का डैमेज कॉज नहीं करते लेकिन वो जस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जब किसी भी तरह का बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई माइक्रोब आएगा बॉडी के पास, ठीक है? तो जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो उस चीज़ को अपोज करेगा। हॉस्टाइल का मतलब यही होता है कि उसने उसे ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? हमारे नॉर्मल फ्लोरा के थ्रू। फिर वो बात करता है कि कुछ जो माइक्रोब्स हैं उनकी अटैचमेंट सेलेक्टिव होती है और सिर्फ सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यूज़ पे अटैच होते हैं, दूसरी तरह के टिश्यूज़ पे अटैच नहीं हो सकते। इसकी भी हम नीचे एग्जाम्पल्स देखेंगे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है उनके एडेरेंस की 4 तरह की हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। सबसे पहले नज़ीरिया गोनोरी है, ठीक है? जो गोनोरिया कॉज करता है। वो किस तरह से अटैच होगा? अपने पाइलाई के थ्रू अटैच होगा एपिथेलियल सेल्स पे, और एपिथेलियल सेल्स जो हमें सारी बातें गोनोरिया हमने एफएससी में भी पढ़ा था। ये कहाँ पर अटैच होगा? ह्यूमन सर्विक्स, यूरेथ्रा या कंजक्टिवा में, ठीक है? पाइलाई के थ्रू। एस्केरिशिया कोलाई ने न्यू बॉर्न पिग्स की म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैच होना है, वो भी पाइलाई के थ्रू, और इसने डायरिया कॉज करना है जिसे स्कॉर्स कहते हैं। और तीसरी एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा, उसने स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लेयर पे अटैच होना है। और किसके थ्रू अटैच होगा? यहाँ पे हीमाग्लूटिनिन
ये दिया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ अटैचमेंट हीमाग्लूटिनिन है। कुछ बैक्टीरियाज में हमें किसी तरह की प्रोटीन्स देखनी पड़ती हैं जिन प्रोटीन्स के थ्रू वो बैक्टीरिया अटैच होता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है ना, इसके पास एक प्रोटीन होती है, एम प्रोटीन कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो एम प्रोटीन के थ्रू होस्ट सेल पे आकर अटैच हो जाता है। ये कॉज करता है सोर थ्रोट कॉज करता है, ठीक है। और कहाँ पर फिर अटैच होगा, जो हमारा थ्रोट सेल्स हैं, थ्रोट के एपिथेलियल सेल्स, वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। वायरस के एडहेरेंस के हमने यहाँ पे 3 तरह की टाइप्स देखनी है कि किन किन 3 फैक्टर्स के थ्रू वो अटैच हो सकते हैं। सबसे पहला हीमाग्लूटिनिन, जो हमने पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। हीमाग्लूटिनिन स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, अगर आप गूगल पे भी इन्फ्लुएंजा वायरस को निकाल के देखें, ठीक है, तो इस तरह करके जो वायरस बना होगा उसके ऊपर ऐसे करके स्पाइक्स होंगे, हीमाग्लूटिनिन स्पाइक। इन स्पाइक्स ने क्या करना है, होस्ट सेल के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है। म्यूकोप्रोटीन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस के हीमाग्लूटिनिन स्पाइक्स हैं वो आके इस म्यूकोप्रोटीन पर अटैच हो जाते हैं और वायरस वहाँ से फिर फर्दर इन्वेड कर सकता है और होस्ट सेल में एंटर हो सकता है। एक और तरह के स्पाइक्स प्रेजेंट है, न्यूरा अमाइनिडेज स्पाइक्स, ठीक है। वो भी इसी इन्फ्लुएंजा वायरस पे प्रेजेंट होते हैं। गूगल से आप निकाल के इसकी एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाले जो स्पाइक्स है ना, इन्होंने क्या करना है कि जो म्यूकोसल लाइनिंग है ना बॉडी की, ठीक है, उन्होंने उसे डिग्रेड करना है और डिग्रेड करके जो म्यूकस लाइनिंग के नीचे जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पर अटैच होकर उसने फर्दर इन्वेड कर देना है। थर्ड हम एग्जांपल देखेंगे पोलियो वायरस की। पोलियो वायरस किस तरह से अटैच होता है कि इसके पास एक प्रोटीन होती है और वो प्रोटीन जाकर अटैच होती है गट पे या सीएनएस पे। ये अच्छे से पॉइंट याद रखना है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी गट पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और ये पैरालिसिस कॉज करता है पोलियो वायरस। ये वाला वायरस जो है, इसके हम आगे एप्लीकेशन देख लेते हैं कि उसकी प्रोटीन अटैचमेंट की वजह से हम इसे यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन। किस तरह से कि एटेनुएटेड स्ट्रेन्स लेंगे। एटेनुएटेड स्ट्रेन्स यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था, ऐसे स्ट्रेन्स जो वायरलेंस नहीं है, ठीक है, लाइक जिनकी वायरलेंस ही लूज़ हो गई है, वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, उन्हें हम ए वायरलेंट स्ट्रेन्स या एटेनुएटेड स्ट्रेन्स कहते हैं और ये स्पेशली यूज़ होते हैं वैक्सीन की फॉर्मेशन। तो मैं एटेनुएटेड स्ट्रेन लूँगी पोलियो वायरस का और मैं उसे बॉडी में इंजेक्ट कर दूँगी, तो वो जाकर कहाँ अटैच हो जाएगा, गट पे, ठीक है। अगर सीएनएस पे तो अटैच होना है तो उसने पैरालिसिस कॉज करना है, लेकिन अगर गट पे अटैच हो जाता है तो जब असली पोलियो वायरस आकर अटैच होगा तो डिजीज़ कॉज नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह हमारा वैक्सीन का जो सारा बैकग्राउंड है इससे रिलेटेड है। पेनिट्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल लेयर्स, कि अब माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैच तो हो गया, उसने फर्दर पेनिट्रेट करना है, वो किस तरह से करना है। इसमें हम पेनिट्रेशन में 2 तरह की टाइप्स देखते हैं, एक पैसिव पेनिट्रेशन है और एक एक्टिव पेनिट्रेशन है। सबसे पहले उसने बात की है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि विब्रो कॉलेरी जो है, जिसने डायरिया कॉज करना है, वो पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है। लाइक वो अगर एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सरफेस है इंटेस्टाइन की, वो वहीं पे ही रहेगा और वहीं पे ही अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा और एपिथेलियल सेल्स को किल कर देगा, ठीक है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो पेनिट्रेट करे, वो सरफेस पे रहेगा। लेकिन बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पेनिट्रेट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 तरह की देखनी है, पैसिव पेनिट्रेशन, एक्टिव पेनिट्रेशन। एक्टिव पेनिट्रेशन पहले देख लेते हैं। एक्टिव पेनिट्रेशन ऐसी पेनिट्रेशन है जिसमें बैक्टीरिया ने डायरेक्ट अटैच होना है और फिर डायरेक्ट उसने बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाना है, ठीक हो गया। इसमें 2 एग्जांपल्स हमने लेनी है, शाइगेला की और इन्फ्लुएंजा वायरस की। शाइगेला वायरस जो है डायसेंट्री कॉज करता है, ये एपिथेलियल सेल्स पे अटैच होगा, कॉलोन के या इंटेस्टाइन के, ठीक है। और फिर आसपास के सेल्स को भी वो आसपास के सेल्स में स्प्रेड करेगा, उन्हें किल कर देगा और ये अल्सर्स भी कॉज करता है। और इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस इसने कहाँ पर अटैच करना, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पे। पैसिव पेनिट्रेशन इस तरह से होगी कि ऑलरेडी बॉडी में किसी भी तरह का कोई वुंड है या किसी आर्थ्रोपोड के थ्रू जो पेनिट्रेशन है वो पैसिव होती है। सपोज़ कि किसी तरह का वुंड है, ठीक है। अगर उस वुंड पे क्लॉस्ट्रीडियम परफिंचेस अटैक कर दे तो उससे थ्रू हमें क्या कॉज हो सकती है, गैस गैंग्रीन, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि फीवर हो जाता है, एयर अंडर स्किन, स्किन के नीचे एयर कलेक्ट हो जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, एटसेट्रा, ठीक हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर किसी भी तरह के बर्न्स हैं, स्किन जली हुई है,
तो वहाँ पे स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, ठीक है, सॉइल में होता है या वाटर में भी पाया जाता है, तो वो वहाँ पर इन्वेड कर देगा। पैसिव किस तरह से है कि वूंड और बर्न्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज नहीं कराया, वूंड और बर्न्स ऑलरेडी स्किन पे प्रेजेंट थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जगह मिली और वो वहाँ से इन्वेड कर गए। तीसरी एग्जांपल हम देख रहे हैं बाय आर्थ्रोपोड्स, इसमें आती है हमारे पास एग्जांपल कि अगर किसी लाउस ने यानी कि किसी जून ने या किसी टिक ने अगर किसी बॉडी पे बाइट किया है और उस लाउस या टिक के पास किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो बॉडी के अंदर चला जाता है। इसकी एग्जांपल आती है बोरेलिया स्पीशीज़, ठीक है, ये स्पायरोकीट है और वो ब्लड के थ्रू बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। इन्फेक्शन की हमने पहला पॉइंट देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब होस्ट के अंदर एंटर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, ढेर होगा और फिर पेनिट्रेट करेगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि वो किस तरह से ग्रोथ करेगा अपने होस्ट के अंदर, ठीक है। उसने सारी बातें मल्टीप्लाई करना है आफ्टर पेनिट्रेशन। ग्रोथ जो है हम देखेंगे कि दो तरह की होगी, या तो लोकलाइज इन्फेक्शन में ग्रोथ किस तरह होती है और जनरलाइज इन्फेक्शन की ग्रोथ किस तरह होती है। लोकलाइज इन्फेक्शन में इस तरह इन्होंने एग्जांपल दी है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, अगर वो इन्वेड हुआ तो बॉडी ने क्या किया, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर एक एब्सेस बना दिया। एब्सेस क्या होता है, वॉल्ड ऑफ कैविटी, यानी कि सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अगर इन्वेड किया है तो उस एरिया पे WBCs ने और हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू एक कैविटी बन जाएगी, वॉल्ड ऑफ, ठीक है, स्किन से सेपरेट होके, जिस तरह फोड़ा पिंसी टाइप होता है ना एब्सेस की, आप डायग्राम इंटरनेट से देख लीजिएगा। ये बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है और थोड़ा सा इनसाइड करके भी हो सकता है, इस तरह करके, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जो WBCs होंगे वो बस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो डेड टिश्यूज़ है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो भी इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरलाइज, ये लोकलाइज थी, ठीक है, क्योंकि उसी एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हुई थी वहीं पे जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन उसी एरिया पे स्पेसिफिक होकर रह गई, ठीक है। अब हम जनरलाइज देखेंगे। जनरलाइज में हमारे पास एग्जांपल आती है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस की। ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है। अब सपोज हमने यहाँ पे ये वाले देखी थी ना क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस, जिसने गैस गैंग्रीन कॉज किया था, ठीक है। अब अगर तो वूंड के पास एनारोबिक कंडीशन है, ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर ये वाला माइक्रो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब उसने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने हैं तो जो आसपास के हेल्दी टिश्यूज़ होंगे उन्हें भी वो डैमेज कर देगा। जब हेल्दी टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, तो वो डेड हो जाएंगे और वो भी एनारोबिक अगर उन्हें कंडीशन मिलती है उन टिश्यूज़ को, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस वहाँ ग्रो करेंगे क्योंकि इन्होंने ग्रो ही एनारोबिक कंडीशन में करना है, ठीक है। तो और ज़्यादा क्लॉस्ट्रीडिया ग्रो करेंगे, वो फिर और ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे तो और ज़्यादा डैमेज नेक्स्ट फर्दर हेल्दी टिश्यूज़ को करेंगे। यानी कि अगर एक पार्ट में इन्फेक्शन हुई है, सपोज लेग पे इन्फेक्शन हुई है, तो आहिस्ता करते करते हेल्दी टिश्यूज़ जो थे वो डैमेज होते रहेंगे, पूरी लेग इन्फेक्ट हो जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि एम्पुटेशन, हमें लेग को काटना पड़ता है या जो इफेक्टेड एरिया होता है उसे काटना पड़ता है। नेक्स्ट हमने देखना है इन्फेक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जो बॉडी के टिश्यूज़ है वहाँ पे हमारे पास ब्लड कैपिलरीज आती हैं। ब्लड कैपिलरीज बहुत ही बारीक होती हैं, उनमें जो फ्लूइड होता है वो टिश्यूज़ के अंदर लीक आउट कर जाता है। अब जब वो टिश्यूज़ के अंदर लीक आउट कर जाता है तो टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है लिम्फेटिक वेजल्स, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेजल्स के थ्रू लिम्फ या वो जो फ्लूइड था उसने जाना है लिम्फ नोड तक, ठीक है। लिम्फ नोड तक जो वेजल्स जा रही हैं उसे एफरेंट कहते हैं और जो लिम्फ नोड से निकलती हैं उन्हें इफरेंट कहते हैं और फिर वो कलेक्टिव होकर सारी वेजल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाती हैं। अब सपोज़ किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की, हमने पीछे भी पढ़ा है, जिसने सोर थ्रोट कॉज किया था, ठीक है। यहाँ पे वही वाला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये क्या कॉज कर रहा है, एरिसिपेलाज, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। अब सपोज़ वो माइक्रोबैक्टीरियम यहाँ पर आ गया, यहाँ से उसने जाना है लिम्फेटिक वेजल्स में, होते होते उसने जाना है लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में क्या होता है, अच्छा यहाँ पर ना टॉर्चुअस वर्ड लिखा है। टॉर्चुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्विस्ट, वाइंडिंग चैनल्स, इनमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग हुई होती है वेजल्स की, ठीक है। लिम्फ नोड्स होता है उसने एफरेंट वेजल्स के थ्रू बाहर निकल के कलेक्टिव डक्ट के थ्रू होते हुए उसने चले जाना है हार्ट में और फिर वहाँ से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड में WBC या मैक्रोफेज, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि अगर किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डिटेक्ट होता है तो वो उसे वहीं पर फैगोसाइटोसिस कर लेंगे
जाएँगे, उसे किल कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो इस चीज़ में कामयाब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है? इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्यूबो। और जो ब्यूबोनिक प्लैक है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, वो इसी तरीके से कॉज हुई है कि लिम्फ नोड्स जो थे उनकी स्वेलिंग हो गई। इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड को देख लेते हैं। बैक्टीरिया, सबसे पहले देखिए, बैक्टीरिया में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे ब्लड तक एक्सेस मिल गई है और ब्लड तक पहुंच गया है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो सर्कुलेट करता है। इस कंडीशन को कहते हैं बैक्टीरियमिया। हमने यहाँ पर देखा था कि ब्लड जो है दो तरह से इन्फेक्ट हो सकता है, या तो अगर पेनिट्रेशन हुई है एक्टिव या पैसिव मीन्स, ठीक है, तो उसने ब्लड को इन्फेक्ट कर देना है, या फिर अगर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गया है बॉडी में, तो उसने भी ब्लड को जाकर इन्फेक्ट कर देना है। अब सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव या पैसिव मीन्स के थ्रू जो बैक्टीरिया ने पेनिट्रेट किया, उसमें नेज़ेरिया मेनिनजाइटिस था और या फिर जीनस लेप्टोस्पायरा की स्पीशीज़ थी। नेज़ेरिया मेनिनजाइटिस ने कहाँ पर अटैक करना है, नेज़ोफिरिंक्स पे, वहाँ पे पेनिट्रेट करके उसने अंदर इन्वेड कर जाना है, ठीक है, और कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो मेनिंजेस तक पहुँच जाएगा, जो कि प्रोटेक्टिव कवर्स होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, और मेनिंजाइटिस कॉज कर देगा। और इसी तरह जो लेप्टोस्पायरा की स्पीशीज़ है वो किडनी तक पहुँचेंगी और वहाँ पर एक्यूट रीनल फेलियर कॉज कर देंगी। एक्टिव व पैसिव मीन्स के थ्रू था ये वाली इन्फेक्शन। देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कौन सा बैक्टीरिया ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करता है। यहाँ पे एग्जांपल आती है साल्मोनेला टाइफी की, जिसने टाइफाइड कॉज करना है, और हमें पता है कि साल्मोनेला टाइफी कहाँ पर अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स पर अटैच होगा और वहाँ से जो एपिथेलियल सेल्स के कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगी, लेमिना प्रोप्रिया म्यूकोसी, उसे इन्फेक्ट करेगा, वहाँ से पहुँचता हुआ लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुँचेगा, लिम्फ नोड्स से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तक, और फिर यहाँ से जाते हुए वो कहाँ लोकलाइज हो जाएगा, लिवर में या स्प्लीन में। इन्फेक्शन की टाइप है सेप्टिसीमिया। ये ऐसी इन्फेक्शन है कि जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गया तो वहाँ पर अब वो मल्टीप्लाई करेगा और अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, ताकि इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद फैल जाएगी और होस्ट को फर्दर डैमेज होगा। इसमें एग्जांपल आती है बैसिलस एंथ्रेसिस की, ठीक है, जिसने एंथ्रैक्स कॉज करना है, और अगर बैसिलस एंथ्रेसिस की मल्टीप्लिकेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है, तो इतनी एक्सेसिव हो सकती है कि इवन जो ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज हैं उन्हें भी वो एक्सीड कर जाती है। माइक्रोबियल वायरल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनके थ्रू बैक्टीरिया वायरलेंट है, ठीक है, जिनके थ्रू बैक्टीरिया में टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें एंटीफैगोसाइटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। एंटीफैगोसाइटिक किस वजह से कह रहे हैं, बॉडी में जब कोई एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो बॉडी उसके खिलाफ अपने डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, तो फैगोसाइटोसिस इज़ वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एंटीफैगोसाइटिक फैक्टर का ये मतलब है कि बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस ना हो, ठीक है, इनगल्फमेंट एंड डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कैप्सूल्स की। कैप्सूल्स के पास नॉन टॉक्सिक पॉलीसेकेराइड है, जिसकी वजह से कैप्सूल्स क्या हैं, हमारे पास वायरुलेंसी शो करते हैं। जिस तरह हमने ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसने 1928 में माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि उससे स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के स्ट्रेन्स लिए थे, जिसमें एस और आर स्ट्रेन होता था। एस स्ट्रेन स्मूथ था और आर रफ था। एस स्ट्रेन जो था वो वायरलेंट था और कैप्सुलेटेड था, जिसके थ्रू जो थे माउस की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो हमने स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया देख लिया कि ग्राम पॉजिटिव की एग्जाम्पल है ये, और इसने कॉज कर दी वायरुलेंसी। अगर तो बैक्टीरियल सेल्स में हमें म्यूटेशन देखने को मिले तो कैप्सूल जो होंगे वो ए वायरलेंट हो जाएंगे, ठीक है, और अपना जो वायरुलेंसी का फंक्शन है सही से परफॉर्म नहीं करेंगे। इसी तरह ग्राम नेगेटिव में हम 4 एग्जांपल देखेंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लिप्सिला निमोनिया, निज़ेरिया मेनिंजाइटिस एंड बैसिलस एंथ्रासिस। ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं ये ग्राम नेगेटिव हैं और ये भी कैप्सूलर मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। पीछे पॉजिटिव वाला था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ग्राम पॉजिटिव था, ये वाले ग्राम नेगेटिव हैं और ये भी कैप्सूलर मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। एंटीफैगोसाइटिक फैक्टर हमने 2 पढ़ने हैं, एक कैप्सूल्स हैं और दूसरा कैप्सूल्स लाइक फैक्टर्स हैं, यानी कि खुद वो कैप्सूल्स नहीं है लेकिन कैप्सूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें आती है हमारे पास एग्जांपल एम प्रोटीन की। एम प्रोटीन हमने पीछे एस्पायोजीन्स में पढ़ा था कि वो अटैचमेंट में हेल्प कराती है। एस्पायोजीन्स सोर थ्रोट कॉज करता था, ठीक है। एम प्रोटीन अटैचमेंट में हेल्प कराती है और साथ साथ में ये वायरुलेंसी भी शो करती है। नेक्स्ट हम एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स अगली वीडियो में पढ़ेंगे।